हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शर्मी रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। तो बस फिर से लेके आ गए हम लोग रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो है हम लोग का मतलब है निमिषा के ऊपर। गाइस, निमिषा को क्यों इतना बड़ा सजा दे गया, क्यों फांसी का हुक्म दिया, क्या गलती किया था आखिर जो इतना बड़ा सजा दे गया। हम सब लोग मिलके आखिर जानेंगे क्या जुल्म किया था निमिषा जी ने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। फिर भी आप लोग प्यार थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और गाइस, आज है निमिषा के ऊपर में हम लोग का वीडियो। और निमिषा को मतलब कि इंडिया का ही वो लड़की है, आखिर फांसी क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, आज वही जानेंगे इस वीडियो में। और गाइस मतलब कि किस लिए उसको मारा गया, किस लिए उसको फांसी हुआ है, इस कारण से ही भी जानेंगे हम लोग। उसका टाइटल पढ़ के हम सुना रहे अभी आप लोग को। निमिषा प्रिया का केस, भारतीय नर्स निमिषा को यमन में मिली सजा का पूरा विश्लेषण समझाइए। तो देखते हैं गाइस, इसका मतलब कि लड़की का क्यों फांसी हुआ है, किस कारण से हुआ है, कौन किया है, ये भी जानते हैं। चलिए बने रहिए। क्या उससे कैसे बचा जाता है, इसमें मैं उस पॉइंट को भी आपको बताऊंगा। इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको निमिषा की कहानी को समझना पड़ेगा कि निमिषा किस तरह से यमन चली जाती हैं, वहां पे उन्हें मौत की सजा हो जाती है और पूरा मामला भारत में एक मूवमेंट की शक्ल ले रहा है इस वक्त। लेकिन सबसे पहले निमिषा को समझते हैं कि क्या है पूरा मामला, मौत की सजा यमन ने आखिर क्यों दी निमिषा को। तो निमिषा को समझने के लिए आपको केरल चलना पड़ेगा। निमिषा केरल की रहने वाली है, केरल में पलक्कड़ जिला है, वहीं की निमिषा रहने वाली है। निमिषा एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। निमिषा नर्स की पढ़ाई कर रही थी, नर्सिंग की तैयारी कर रही थी और नर्स बन जाती हैं। घर में खुशी की लहर होती है। उसके बाद से निमिषा का विवाह कर दिया जाता है और निमिषा का विवाह होता है टोनी थॉमस से। एक एक नाम थोड़ा याद रखिएगा, इस केस को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको एक एक नाम पता रहेगा। टोनी थॉमस से निमिषा की शादी कर दी जाती है। निमिषा शादी के बाद निमिषा को यमन से ऑफर आता है। यमन से ऑफर आता है क्योंकि निमिषा के कुछ दोस्त यमन में रहते हैं। यमन से उनको ऑफर आता है कि यहां पे एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां पे नर्स की वैकेंसी है, भारत से बहुत अधिक तनख्वाह है, आप यहां आके सेट हो सकते हो और बढ़िया कमाई कर सकते हो। निमिषा को यह ऑफर बहुत अच्छा लगता है। निमिषा अपने पति टोनी थॉमस से कहती है कि मुझे ऑफर आया है यमन से, मेरे साथ क्या आप चलेंगे। तो उसके बाद से उनके पति टोनी थॉमस कहते हैं हाँ बिल्कुल चलेंगे। निमिषा के पति और उनके दोनों बच्चे और टोनी थॉमस मतलब निमिषा के पति टोनी थॉमस, निमिषा और उनके दोनों बच्चे यमन के लिए चले जाते हैं। वर्ष रहता है 2011। निमिषा वहां जाकर यमन के सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी ज्वाइन करती हैं और बहुत अच्छे से नौकरी करना शुरू करती हैं। परिवार भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। निमिषा के पति इस सोच से यमन गए हुए थे कि यमन जब वो जाएंगे तो हो सकता है उनका भी कुछ काम लग जाए, कोई व्यवसाय कर लें और उन्हें भी पैसा आने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2011 में जब निमिषा की नौकरी लगती है तो उसके बाद से निमिषा के पति टोनी थॉमस भी वहां व्यवसाय करना चाहते थे, लेकिन वो किसी व्यवसाय में सफल नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगता है कि इससे अच्छा वो केरल में कर सकते थे। तब 2014 में निमिषा के पति टोनी थॉमस ये फैसला लेते हैं कि अब मुझे केरल जाना है, घर वापसी करनी है, यमन से घर जाना है। तब निमिषा से ये कहते हैं कि आपकी नौकरी है, आप यहां से नौकरी करिए, मैं केरल में जा रहा हूं बच्चों को लेके, वहां पढ़ाई करूंगा और जब आपका यहां कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो आप भी भारत आ जाना। अब क्या होता है, अब मामले में पहला टर्निंग पॉइंट आता है। निमिषा के पति 2014 में केरल वापस हो जाते हैं और उसके बाद से 2015 में 14 के लास्ट में ही निमिषा जहां काम करती थी, जिस संस्था के लिए काम करती थी, वहीं उनका एक सहयोगी दोस्त था जिसका नाम हन्नान था। हन्नान जो था वो यमन का ही नागरिक था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, केवल दोस्त थे और कुछ मत समझिएगा, बहुत अच्छे दोस्त थे। हन्नान और निमिषा ये सोचते हैं कि हम दोनों लोग जो है एक प्राइवेट नर्सिंग व्यवस्था में काम कर रहे हैं, अगर हम अपना खुद का एक नर्सिंग होम खोल लें, अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल लें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये आइडिया निमिषा को बहुत अच्छा लगता है। निमिषा अपने पति से बात करती है, टोनी थॉमस जो इस समय केरल में था। टोनी थॉमस कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप अगर ऐसा कर पाओ तो कर लो, बाद में मैं फिर वहां पर आ जाऊंगा।
ये व्यवस्था यहां तक सही चल रही थी। फिर निमिषा को ये ख्याल आता है कि अगर हम दोनों एक अस्पताल खोल रहे हैं, कोई भी खोलता है, तो उसमें 50-50% की भागीदारी होती है। निमिषा भी ऐसा सोचती है। तो निमिषा भी जब हन्नान से कहती है कि मेरी भी 50% की भागीदारी इस अस्पताल में होनी चाहिए, तो उस दशा में हन्नान ये कहता है कि आप यमन की नागरिक नहीं हैं, इसलिए यहां पर आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं ले सकती हैं। यमन में ऐसा कानून है कि कोई भी विदेशी नागरिक यमन में जाकर के कोई भी संस्थान को नहीं खरीद सकता है, ना ही कोई व्यापार शुरू कर सकता है। या तो वो यमन का नागरिक हो या फिर यमन के किसी नागरिक से शादी कर लिया हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब मामले का दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है, उसे अगर आप समझेंगे तो आपको आपके होश खड़े हो जाएंगे। दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आता है, हालांकि व्यवस्था गलत है। निमिषा का दोस्त हन्नान निमिषा को सलाह देता है कि तुम किसी भी यमन के नागरिक से शादी कर लो, मामले में तुम्हारा भी परसेंटेज हाफ हाफ हो जाएगा और उससे सिर्फ कागज पे ही शादी होगी। और किसी एक ऐसे भरोसेमंद आदमी की तलाश करो जो कागज पर शादी करने के लिए तैयार हो जाए और तुम्हारा वफादार हो, तुम्हारा दोस्त हो। हन्नान ये काम करने से खुद को इनकार कर देता है। फिर निमिषा एक ऐसे आदमी की तलाश में रहती है जो सिर्फ उसे कागज पे शादी करे। तब निमिषा का जो पति है थॉमस, उसे सलाह देता है कि मेरा दोस्त मेहदी वहीं पर है, तुम उससे शादी कर लो, मैं फोन पे बात कर ले रहा हूं और कागज पे शादी रहेगी और तुम्हारी पार्टनरशिप भी उधर हो जाएगी। अब मामले पे आता है तीसरा पॉइंट। मेहदी जो होता है वो थॉमस का बहुत अच्छा दोस्त होता है, लेकिन जब मेहदी शादी करता है तो ये कहता है कि नहीं, जो तुम लोग व्यापार कर रहे हो उसमें से भी मुझे कुछ परसेंटेज दे देना। परसेंटेज देने की भी बात तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, 40 हम रखेंगे, 40 ये रखेगा, 20% मेहदी रख लेगा। तीसरा जब टर्निंग पॉइंट आता है, तीसरे टर्निंग पॉइंट में मेहदी जो होता है वो लालची हो जाता है। कहता है कि मुझे ये परसेंटेज, जब जो नर्सिंग होम रहता है वो बहुत ज्यादा चलने लगता है, तो मेहदी जो है वो लालची हो जाता है। कहता है कि मुझे ये परसेंटेज जो है वो और ज्यादा चाहिए, हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए, 3 लोग बराबर है, बराबर चाहिए। मेहदी हालांकि थॉमस का दोस्त रहता है। निमिषा कागज पर उसकी पत्नी थी, लेकिन हर जगह वो निमिषा को अपना पत्नी बताने लगता है कि वो मेरी पत्नी है, वो उससे तलाक दे दी, इस तरह की बातें करने लगता है। हर तरह से निमिषा की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है। लगातार वो निमिषा पे कई मामले को लेकर दबाव बनाता है और निमिषा का पासपोर्ट रख लेता है। पासपोर्ट इसी वजह से रख लेता है क्योंकि वो उसकी पत्नी थी और पत्नी जब बनने की प्रक्रिया हो रही थी, उसी समय निमिषा का पासपोर्ट वो रख लेता है। उसके बाद से 2016 आ जाता है, सब कुछ ठीक चलता रहता है, इस पे भी बात बन जाती रहती है, लगातार वो लालच बढ़ता जाता है। 2016 आ जाता है। 2016 में यमन में प्रतिबंध लग जाता है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सभी देश के जो नागरिक होते हैं वो उस देश के नागरिक वापस जाते हैं, सभी देश अपने नागरिकों को वापस बुलाता है। इसमें निमिषा को भी लगता है कि उसे भी वापस जाना चाहिए, लेकिन जब वो मेहदी से पासपोर्ट मांगती है तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं पासपोर्ट नहीं दूंगा, तुमको यही नौकरी करनी है, तुम मेरी पत्नी हो। लगातार उस पर दबाव बनाता है और सिविल वॉर की कंडीशन में कोई देश का नागरिक आ भी नहीं सकता था। मतलब निमिषा का यहाँ जो परिवार था, पति थे, माँ बाप थे, वो वहां पर जा नहीं सकते थे। इस कंडीशन का फायदा मेहदी खूब लगाने लगता है। अब इस स्थिति में निमिषा के पति सलाह देते हैं कि यमन में जो है पुलिस व्यवस्था बहुत मजबूत है, महिलाओं के हक के लिए वहां पर बड़े कानून हैं, तुम जाओ पुलिस से शिकायत करो और पूरी बात बताओ। तब निमिषा जाती है यमन के एक पुलिस स्टेशन में और वहां पर अपनी पूरी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कंडीशन था, ये चीजें हुई। इस स्थिति में तुरंत यमन की पुलिस जो है मेहदी को गिरफ्तार कर देती है और उसे जेल भेज देती है। यमन में कठोर सजा कितनी है इसका अंदाजा लगाइए। यमन के नागरिक को ही जेल हो जाती है एक विदेशी नागरिक के कहने पर। यमन की व्यवस्था में आप समझिए, यमन का कानून बहुत कड़ा है। उसके बाद से 2017 आता है। 2017 में मेहदी जो है 6 महीने के बाद जेल से छूट जाता है। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, आप देखिए, ये निमिषा के असली पति हैं जो इस समय केरल में है। उसके बाद से 2017 आता है और मामले में आता है चौथा टर्निंग पॉइंट। निमिषा के दोस्त हन्नान फिर से सलाह देता है। निमिषा का पति
इस समय केरल में है। अब यहां से समझिएगा, निमिषा का पति इस समय केरल में है। उसका जो वहां पति बना था कागज पे, वो जेल से छूट कर आ चुका है और क्लिनिक उसी तरह चल रहा है। तब निमिषा को भारत जाने की बहुत जल्दी थी क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रहा था। तब निमिषा के दोस्त हन्नान ने उसे फिर से सलाह दी। एक बार फंसा चुका था, फिर से दोबारा फंसाया। अंतिम में उसका भी क्या होगा आप समझिएगा। पूरे कहानी को जब समझेंगे तो आपको लगेगा इसका क्या हो गया। उसके बाद से हन्नान फिर से सलाह देता है कि चलो मेहंदी से चल के मिलते हैं, और वहां पर उसकी तबीयत भी खराब है, जेल से छूटा है, और वहां पर जब जाना तो उसे इंजेक्शन वगैरह दिया जा रहा है, तुम उसी में जो है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देना, बेहोशी का इंजेक्शन दे देना। निमिषा कहती है हाँ ये बात तो ठीक है। वहां पर जाते हैं एक दिखावे के लिए, निमिषा और उसके दोस्त हन्नान। और उसके बाद से जब पहुंचते हैं मेहंदी के पास तो सब कुछ वैसा ही होता है जिस तरह ये लोग प्लानिंग किए रहते हैं, लेकिन जो इंजेक्शन का डोज है वो ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने की वजह से मेहंदी कभी उठता ही नहीं है, मेहंदी की मौत हो जाती है। अब यमन की पुलिस आती है और उस दिन निमिषा को उसका पासपोर्ट भी मिल जाता है। जब मेहंदी बेहोश होता है उसकी नजर में, तब उसके घर में पूरी चेकिंग करती है निमिषा और उसके दोस्त हन्नान, और वहां पे उसे उसका पासपोर्ट मिल जाता है और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मेहंदी के घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। पुलिस आती है तो मेहंदी की लाश बरामद होती है, सीसीटीवी सब देखी जाती है। वहां की पुलिस जब हन्नान और निमिषा से पूछताछ करते हैं तो चूंकि ये लोग क्रिमिनल नहीं थे, क्रिमिनल माइंडसेट रखने वाले नहीं थे, इनका कोई इरादा नहीं था मेहंदी को मारने का, बस इस निमिषा का इरादा था पासपोर्ट लेने का। निमिषा ये सारी बात जो है यमन पुलिस के सामने रख देती है। यमन पुलिस को बताती है कि मेरे पास पासपोर्ट था, मैं चाहती तो अगले दिन की फ्लाइट लेके जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने जानने वाले की मौत देखी और जो मेरा पार्टनर था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। पूरी बात यमन पुलिस को बताती है। यमन पुलिस इस मामले को लेकर, चूंकि हत्या हुई थी, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, निमिषा को और उसके दोस्त हन्नान को। उसके बाद गिरफ्तारी होती है, ट्रायल चलते हैं, ट्रायल के बाद लगातार ट्रायल होते हैं। 2017 में गिरफ्तारी होती है। 2020 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है कि निमिषा को फांसी की सजा दी जाएगी। चूंकि हन्नान जो है वो प्लानर था, उसने इंजेक्शन नहीं लगाया था और वो यमन का नागरिक था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। उसके दोस्त हन्नान को भी उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इस मामले को लेकर जब 2020 में यह फैसला आता है, पूरे भारत में उस समय भी 2020 में केरल में एक मूवमेंट चलता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं यहाँ के लोग कि भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले में दखल दे। तो भारत का विदेश मंत्रालय हालांकि दखल देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सुप्रीम कोर्ट जब भारत सरकार से पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर, तो भारत सरकार कहती है कि इस मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। 2020 में यह पहला सिविल वहां का लोअर कोर्ट का फैसला आता है। भारत सरकार को और निमिषा की फैमिली को भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इससे राहत मिल जाएगी, हम ब्लड मनी देकर बच जाएंगे। आगे मैं ब्लड मनी भी समझाऊंगा। तो उसके बाद से 2023 तक लगातार लड़ाई चलती है, बातचीत चलती है। कोर्ट से लेकर तमाम लोगों की एक्टिविस्ट जाते हैं, कई एनजीओ जाते हैं वहां की यमन की कोर्ट में, यमन के तमाम बड़े अधिकारियों के सामने पेशी करते हैं, ये निमिषा की बात को रखते हैं। लेकिन 2023 में फिर से फैसला आता है यमन की सुप्रीम कोर्ट का कि ये लोअर कोर्ट की जो सजा है उसे बरकरार रखा जाएगा और उसके बाद से निमिषा को फांसी की सजा दी जाएगी। 2023 में भी ये मामला बहुत ऊंचा चला जाता है। लेकिन फिर आता है 2024, अभी जो तुरंत बीता है, दिसंबर लास्ट में ये खबरें पूरे देश में प्रकाशित होने लगती हैं कि यमन के राष्ट्रपति रशद अल अमीन ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया है, मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया है और उस सजा को बरकरार रखा है जिसे यमन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निमिषा को फांसी दी जाएगी। उसके बाद से पूरे भारत में इस बात की चर्चा हो जाती है कि भारत के नागरिक को यमन में फांसी होगी और यमन में भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ये चर्चा तेज हो जाती है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय
कार्यालय का रुख लगातार यमन के बड़े अधिकारियों और दूतावास की तरफ लगातार बढ़ता चला जाता है और उस समय एक शब्द आता है ब्लड मनी। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये चर्चा आती है कि यमन जो है राष्ट्रपति ने कह दिया है, चूंकि भारत का मामला था, भारत एक बड़ा देश है और यमन के अखबारों में यह प्रकाशित हो चुका था कि वहां के राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशन खारिज कर दिया है और भारतीय नर्स को फांसी की सजा दे दी है। उसके बाद से यमन का जो दूतावास दिल्ली में था इस मामले को खारिज कर देता है और कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं। खारिज में यमन दूतावास ने कहा है कि राष्ट्रपति अल अमीन ने उसकी मौत की सजा को अब तक मंजूरी नहीं दी है। नई दिल्ली में यमन दूतावास इस मामले को लेकर जानकारी दी है और बताया है कि निमिषा प्रिया मौत की सजा देने के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ है। यमन दूतावास ने कहा है कि मामला हूती विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में चलाया गया है और इसलिए यमन के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के चेयरमैन रशद अल अमीन ने इस फैसले पर मोहर नहीं लगाई है। मतलब यमन में राष्ट्रपति का फैसला होता है, भारत से दबाव बढ़ता है, उसके बाद से यमन अपने इस फैसले से ही पलट जाता है और उसके बाद से यहां पर भारतीय दूतावास में यह कहा जाता है कि यमन के राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ फैसला लिया नहीं और वो हूतियों की तरफ छोड़ देते हैं। हूती कौन है ये आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन तब भारत का विदेश मंत्रालय यह कहता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। सरकार संबंधित एजेंसियां इस मामले में कूटनीति रूप से हल करने की कोशिश कर रही है। अब कूटनीति शायद इसी को कहेंगे कि 31 तारीख को वहां के राष्ट्रपति फैसले पर मोहर लगाते हैं और 8 तारीख तक आते आते यमन का दूतावास ये कह देता है नहीं, हमने तो कोई फैसला ही नहीं लिया था। भारत की मजबूती आपको यहां से देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि ब्लड मनी क्या है। ब्लड मनी क्या है, क्योंकि ब्लड मनी इस मामले को समझने में आपकी मदद करेगा। ब्लड मनी इस्लामिक कानून और शरिया कानून के अनुसार ब्लड मनी एक ऐसी व्यवस्था है जहां हत्या के आरोपी और उसके द्वारा दी गई सजाओं से माफी मिल सकती है जब पीड़ित परिवार के मुआवजे के तौर पर एक निश्चित रकम अदा कर दी जाती है। यह कानून पूर्वी देशों में और अफ्रीका के 20 देशों में आज भी चलता है। कुरान में ब्लड मनी का समर्थन किया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने समझाया है कि हत्या के एवज में 100 ऊंटों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में चूंकि उस समय ऊंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, वर्तमान समय में पैसा, सोना, जमीन इस सब का भी दिया जा सकता है। तो इस्लामिक कानून जहां होते हैं वहां ब्लड मनी चलता है। ब्लड मनी उसी समय काम आता है जब कोई अपराधी किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है या किसी व्यक्ति का नुकसान कर देता है और नुकसान जिसका हुआ रहता है उसके परिवार का जो सबसे करीबी सदस्य होता है, जो हत्या जिसकी हो चुकी है तो वो फैसला नहीं ले सकता है, लेकिन उसकी पत्नी अगर है तो उसकी पत्नी, अगर उसकी पत्नी नहीं है तो उसकी मां अगर ये कह दे कि हम इस आदमी को माफ कर देते हैं तो वो ब्लड मनी के कंट्रोल में आएगा, वो ब्लड मनी ही कहा जाएगा। और ब्लड मनी वो तब भी कहा जाएगा जब उसके बदले में वो मां या पत्नी ये कह दे कि हम इसके बदले में इतने पैसे की मांग करते हैं, मतलब 2 करोड़ की, 5 करोड़ की अगर ये दे दे तो भी हम माफ कर देंगे। तो ब्लड मनी का सिद्धांत इस्लामिक कानूनों में चलता है और यही अब निमिषा के केस में हो रहा है। निमिषा के केस में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा बरकरार है और इस यमन में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 1 महीने के अंदर फांसी दे दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास यह मामला सुरक्षित रहता है। तो मतलब फांसी कभी भी हो सकती है, लेकिन ब्लड मनी से आज ही निमिषा को रिलीज दिया जा सकता है। निमिषा के परिवार वाले, मेहदी के परिवार वाले जिसकी हत्या के आरोप में निमिषा इस समय जेल में बंद है, लगातार मिन्नतें कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं। अगर उस मेहदी के परिवार, मेहदी की जो इस समय पत्नी है, वो तैयार हो जाती है कि वो ब्लड मनी कबूल कर सकती है, ब्लड मनी ले सकती है, चाहे वो फ्री में माफ कर दे या पैसे लेकर माफ कर दे। सूत्रों के हवाले से 2 करोड़ रुपए की भारतीय रकम आई है निमिषा के परिवार वालों को, मेहदी के परिवार वालों को देना है। अगर ये ब्लड मनी दी जाएगी तो हो सकता है कि मेहदी के परिवार वाले उसको माफ कर दे। और पैसे देने को लेकर भी बहुत देरी हो रही है, क्योंकि यमन का कानून पैसे के मामले में भी बहुत सजग है। ब्लड मनी भी सुप्रीम कोर्ट
में जमा की जाएगी एक समय अवधि के दौरान। उसके बाद से उस पैसे की जांच होगी और पैसे की जांच होने के बाद पीड़ित पक्ष को वो ब्लड मनी दी जाएगी। तो मतलब पैसा देकर भी निमिषा की जान बचाई जा सकती है, भारत सरकार दे दे या निमिषा का परिवार वाले दे दे। अब मैं इसमें ईरान को भी बताया था और आपको बता रहा था कि हूती भी बचा सकते हैं। ईरान किस मामले में मदद कर रहा है? ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से यह बयान आ गया, दूतावास की तरफ से बयान आ गया कि हमने निमिषा के मौत पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और हूती के पाले में गेम फेंक दिया है कि क्योंकि ईरान में सिविल वॉर चल रहा है और हूती जो है वो लगातार ईरान का समर्थन करते हैं, और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत के बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ईरान से भी भारत बातचीत कर रहा है, इसलिए ईरान के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि हम जो है वो निमिषा के साथ जितना अच्छा हो सके, जितना बेहतरीन हो सके वो करेंगे, पूरे कानून का पालन करते हुए हम भारत के साथ हैं और भारत के इस मामले में भी भारत के साथ है। तो ईरान चूंकि भारत का दोस्त रहा है इसलिए ईरान साथ दे सकता है। और हूती जो है वो यमन में रहते हैं लेकिन समर्थन जो है वो ईरान का करते हैं। हूती विद्रोही नहीं कहा जाता है, वो लगातार ईरान के झंडे के साथ और ईरान का समर्थन करते हैं। अब इजराइल का जो मामला हो रहा था, ईरान का हो रहा था, तो जो हूती समर्थक थे वो ईरान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस मामले में जाएंगे आप तो हूती को समझ पाएंगे। तो ये पूरा मामला था निमिषा केस का कि किस तरह से भारत की एक नर्स यमन जाती है, वहां पे नौकरी करती है, वहां पर एक आदमी उसे प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करने के बाद वो इंजेक्शन लगाती है, इंजेक्शन का ओवरडोज हो जाता है, गलती से उसकी मौत हो जाती है, और उस मौत के बाद उसे यमन का ही देश यमन में सजा दे देता है, और आज के तारीख में उसे सजाए मौत मिली हुई है और कभी भी उसे फांसी हो सकती है अगर भारत सरकार या अन्य सरकारें पहल ना करें। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे समझाने या इधर उधर करने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और इस मामले को आप कितना जानते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वाला हस्बैंड को छोड़ दिया है, मेरे साथ शादी किया है, जगह जगह बहुत मतलब कि उसका इज्जत पूरी तरीके से खराब कर देता है वो लड़का। खराब करने के बावजूद भी मतलब कि निमिषा सोचती है कि पता नहीं मेरा जगह जगह हस्बैंड को बोलता है वो चीज़ कि मेरी जगह जगह में मतलब कि मेरी बदनामी हो रही है यहाँ पे। तो उसकी हस्बैंड बोल रहा है कि अच्छा ठीक है। तो पुलिस की मदद ली निमिषा ने, पुलिस के साथ जाकर के पुलिस से वो कंप्लेंट किया उसके बारे से कि मुझे मतलब कि ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो वो मतलब कि जेल चला जाता लड़का का नाम होता है निधि। वो लड़का जेल में रहता है, जेल में कुछ 6 महीना रहने के बाद घर आ जाता है। घर आकर के बहुत तबीयत खराब हो जाता है। जो लड़का मतलब कि निमिषा को पहले बोला था फ्रेंड दोस्त, जो तुम शादी कर लो यहाँ पे कागज़ के, वही लड़का फिर मतलब कि निधि के बारे से बताता है कि वो जेल से आ गया है। तो जेल से आने के बाद फिर मतलब कि ये लड़का लेके जाता है उससे मिलने के लिए कि वहाँ पे इंजेक्शन लगा देंगे हम लोग। तो वो लड़का को जाकर के निमिषा ने इंजेक्शन देता था, मतलब इंजेक्शन इतना डोज उसमें ज़्यादा चला गया कि उसका साफ सीधा मौत हो गया। मौत होने के बाद निमिषा से मतलब कि पता चलता है कि फिर निमिषा उसके बाद जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद अब निमिषा के ऊपर में वो क्या तो जानबूझ के मतलब गलत इंजेक्शन नहीं डाला था ना, मतलब जो देना चाहिए था मतलब कि जो देना चाहिए बेहोश होने हाँ। का नहीं दिया था, उसको डोज चला गया कि उसका जान खत्म हो गया था। निमिषा के साथ क्या हुआ यहाँ पे पुलिस मतलब कि निधि का जो परिवार वाला है सब केस मुकदमा कर दिया इसके ऊपर में। तो निमिषा अभी जेल में है। जेल में मतलब कि निधि का परिवार बोल रहा है कि 2 करोड़ रुपया दोगे तभी निमिषा का जान अब बच सकता है, वरना नहीं। फांसी का हुक्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो निमिषा का परिवार में उतना है नहीं कि वो पैसा दे। तो जहाँ निमिषा काम कर रही थी गाइस, जहाँ निमिषा मतलब अमन में जो काम कर रही थी वो देश बहुत बड़ा है, वहाँ का रकम भी बहुत बड़ा है। तो उस देश में पैसा आने में जब तक पुलिस के पास पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ना ही निमिषा का परिवार के पास देने के लिए पैसा है, ना ही अमन से उसको पैसा मिल रहा है। अब पता नहीं निमिषा का कैसे जान बचेगा, ये तो पता नहीं कौन बता सकता है। अभी तक कोई फैसला सुनाई नहीं दे रहा है, ना ही निमिषा का हस्बैंड के पास भी उतना पैसा नहीं है। निमिषा जहाँ काम कर रही थी पहले से, वहाँ पैसा आते आते बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए आप सोच रहा है सब कोई कि कैसे बचेगा, पता नहीं। फांसी का हुक्म भी हो सकता है, बच भी सकता है।
तो गाइस ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, और हमको तो ये कहानी सुनकर के बहुत अजीब लगी, इसीलिए बोल रहे हैं गाइस कि इंसान अगर विदेश जाके बाहर जाके अगर काम करता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी समझ पे के भी रहना नहीं। चाहिए उस जगह इंसान पे। को सोच और समझ के कदम उठाना चाहिए कि हम अगले पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें तो किस आधार पे करें, क्योंकि कभी कभी होता है ना गाइस, जिस पे हम ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, वही मेरी जान की दुश्मन बन जाते हैं। बहुत ज्यादा डोज लेते तो हैं। गाइस आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए आज के जमाना में। ये वीडियो उसके लिए है जो अपना परिवार, अपने बहन भाई, अपने माँ बीवी, बाप, अपने बीवी, सबको छोड़ के बच्चा बाहर को छोड़ रहते हैं। करके जो बाहर विदेश में रहते हैं, बस वो सतर्क रहे, अच्छा रहे, सावधान रहे, हम लोग यही बोलेंगे। और जो वहाँ पे जैसा जैसा हो रहा है, कौन आदमी आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, घर में हर, तो गाइस ये वीडियो इसीलिए बनाए गए हैं जो बाहर में रहते हैं ना, वो लोग अच्छा से रहिए, और बाहर में कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है, दोस्ती कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन अच्छा से प्यार से बात कर रहा है, वो भी घर में हमेशा अपडेट देते रहिए, क्योंकि बाहर वाला जो होता है ना गाइस, माँ बाप एक तो होता नहीं है, कोई भी वहाँ पे नहीं होता आपको देखने के लिए, तो वो इंसान थोड़ा सा सतर्क रहिए, अच्छा रहिए। ज़्यादा दोस्ती यारी बिल्कुल पसंद नहीं है, दोस्ती यारी उसी पे कीजिए जो अपना गांव का हो, समाज का हो, उससे, मतलब बाहर वालों से उतना ट्रस्ट भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे ठीक है, आज का वीडियो हम लोग का यही तक है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग तो इसे करते ही है, और भी कर लेना, अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा। ठीक है, हम लोग का वीडियो देखते हैं ना गाइस, इतना मोटिवेशन आप लोग देते हैं, इतना मतलब कि प्यार देते हैं ना, मतलब भाई, अंदर से so आप लोग much सब्सक्राइब उसके लिए। लाइक शेयर करते हैं ना, तो अंदर से हमको मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का हम लोग का बहुत मन करता है। ठीक है, तो इसी तरह कैसा प्यार वीडियो देते देखना रहिए, है, प्यार reaction बांटते रहिए, वाला? हम लोग रोज इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। कैसा वीडियो देखना है, रिएक्शन वाला, और कमेंट में वो कमेंट, बताइएगा, हाँ। जहाँ जहाँ बाय। गलती होता है बताइएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़। प्यार